स्टार्ट करते हैं बोन। सही है। देखो बोन जो हमारे पास होता है, बोन दो चीजों से मिलके बनता है। सबसे पहले बोन क्या है? बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। किसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू? जो कनेक्ट करे। सही है। एक बात तो हम कह सकते हैं जो दो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करे। सही है। दूसरा, हम उन टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का अमाउंट ज्यादा हो और सेल का अमाउंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की निस्बत क्या हो? कम हो। उनको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सही है। अच्छा, बोन जो है ये मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, सबसे सॉफ्ट टाइप की कनेक्टिव टिश्यू कौन सी है? नहीं। लीस्ट रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन है? ब्लड। यस, सही है। सबसे सॉफ्ट टाइप की, सबसे लीस्ट रिजिड टाइप की कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड है। सही है। और मोस्ट रिजिड टाइप की कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बोन है। सही है। अब ये जो बोन जो होता है ना, बोन दो चीजों से मिलके बनता है। वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड द अदर वन इज सेल। सही है। सेल्स। दो चीजों से मिलके बनता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से और सेल से। सही है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं बोन में, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स 35% होता है, जबकि इनऑर्गेनिक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स 65% होता है। सही है। ऑर्गेनिक में हमारे पास मेनली कौन होते हैं? कोलेजन फाइबर। मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन क्या है? कोलेजन फाइबर। सही है। और इनऑर्गेनिक में हमारे पास मेनली क्या होता है? यस, सबसे प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट होता है एक मिनरल जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। सही है। हाइड्रोक्सी एपिटाइट बनता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट के मिलने से। सही है। कैल्शियम और फॉस्फेट के मिलने से एक नया मिनरल बनता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एपिटाइट। सही है। कैल्शियम और फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन हो गए थे हाइड्रोक्सी एपिटाइट। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी होता है, मगर मेनली क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। सही है। अच्छा, ये तो हो गई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात। सही है। इसको मिनरल भी कह सकते हैं हम, कि ऑर्गेनिक में क्या होते हैं? मिनरल होता है। सही है। क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट क्या है? मिनरल है। सही है। अच्छा, सेल्स कितने टाइप के होते हैं? बोन में सेल्स कितने टाइप के होते हैं? सेल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं सेल। यस, बिल्कुल सही। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब एक एमसीक्यूज लिख रहा हूं मैं। विच बोन सेल सिक्रीट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? कौन सा बोन सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करता है? अल्फा, ऑस्टियोब्लास्ट, बीटा, ऑस्टियोसाइट, चार्ली, ऑस्टियोक्लास्ट। कौन बना के सिक्रीट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? नो, ऑस्टियोब्लास्ट। कौन सिक्रीट करता है? ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं। सही है। ऑस्टियोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना के सिक्रीट करते हैं और फिर ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर होके क्या बना लेते हैं? ऑस्टियोसाइट्स बना लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। सही है। क्योंकि बोन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ही बना रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कौन बना रहे हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। और मेच्योर बोन सेल, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं हमारे पास मेच्योर बोन सेल भी कौन बना रहे हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। तो मेच्योर बोन सेल भी ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कौन सिक्रीट कर रहे हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? बोन
फॉर्मिंग सेल्स। सही है। अब ये जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये स्टार शेप के सेल होते हैं, स्टार शेप्ड सेल होते हैं। सही है। स्टार शेप के सेल होते हैं और कहां पाए जाते हैं? बोन में, लेक्यूना के अंदर, प्रेजेंट इनसाइड द लेक्यूना। अभी देखते हैं लेक्यूना क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन में। सही है। कहां पाए जाते हैं ये? इनसाइड द लेक्यूना। ऑस्टियोक्लास्ट, हाँ ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट बोन नहीं, बोन डिसॉल्विंग सेल है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन डिसॉल्विंग सेल। सही है। बोन को क्या करता है? डिसॉल्व करता है। सही है। बोन को डिसॉल्व करता है। अच्छा, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये बोन सेल नहीं है। बोन सेल इसको कंसिडर तो करते हैं कि वो बोन में आके बोन का परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है। हाँ, जो बोन में आके बोन का परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है, इसलिए इसको बोन सेल कंसिडर तो करते हैं, मगर ये इसकी ओरिजिन बोन सेल की नहीं है, इसकी ओरिजिन कहीं और की है। बताओ कहाँ की होगी इसकी ओरिजिन? बोन को डिसॉल्व कर रहा है, बोन को खा रहा है, कहाँ की होगी? ये एक मोडिफाइड मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज पता है ना? मोनोसाइट्स बड़े हो के क्या बना लेते हैं? मोनोसाइट मेच्योर होकर मैक्रोफेज बना लेते हैं। सही है। तो कुछ मैक्रोफेजेस ऐसे होते हैं कि जब बोन बन रहा होता है तो बोन में आ जाते हैं और बोन में आके बोन के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं, मतलब फिर बोन से वापस नहीं जाते, बोन ही में रह जाते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। सही है। और वहां पे क्या कर रहे होते हैं? बोन को डिसॉल्व करने का काम कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, कब जरूरत पड़ती है बोन को डिसॉल्व करने की? यस, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो जाए तो बोन डिसॉल्विंग सेल क्या करते हैं? बोन को डिसॉल्व करके कैल्शियम ब्लड में रिलीज कर देते हैं। और दूसरी जरूरत कब पड़ती है? ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन। बोन फॉर्मेशन के वक्त बोन को एक स्पेसिफिक शेप देने के लिए ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? बोन को डिसॉल्व करते हैं। अब देखो, अब बोन का ग्रॉस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बोन का ग्रॉस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो, ये जो पार्ट है बोन का, जो टर्मिनल पार्ट है, दोनों एंड में जो प्रेजेंट है, इसको क्या हम कहते हैं? एपीफाइजिस। इसको हम कहते हैं एपीफाइजिस। और ये जो शाफ्ट वाला रीजन है, इसको क्या कहते हैं? डायाफाइजिस। सही। शाफ्ट वाले रीजन को क्या कहते हैं? डायाफाइजिस। और टर्मिनल पार्ट को, एंड्स को क्या कहते हैं? एपीफाइजिस। सही है। अब ये जो डायाफाइजिस होता है ना, इस डायाफाइजिस में प्रेजेंट होती है मेड्यूलरी कैविटी। इस डायाफाइजिस में प्रेजेंट होती है मेड्यूलरी कैविटी। और यहां पे जो बोन होता है डायाफाइजिस में, ये बोन होता है कॉम्पैक्ट बोन, या फिर इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट या फिर कॉर्टिकल बोन। कॉम्पैक्ट और कॉर्टिकल बोन। सही। या तो कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं या कॉर्टिकल बोन कहते हैं। एपीफाइजिस में जो बोन प्रेजेंट होता है उस बोन को कहते हैं हम स्पंजी बोन। सही है। एपीफाइजिस में जो बोन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं स्पंजी बोन। और डायाफाइजिस में जो बोन प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट बोन। सही है। अच्छा, डायाफाइजिस में प्रेजेंट होती है मेड्यूलरी कैविटी। इस मेड्यूलरी कैविटी में, ये रही मेड्यूलरी कैविटी, दिस वन इज मेड्यूलरी कैविटी। इस मेड्यूलरी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होता है? येलो बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होता है? येलो बोन मैरो। सही है। तो याद रखना, डायाफाइजिस में जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? येलो बोन मैरो। सही है। डायाफाइजिस की मेड्यूलरी कैविटी में। और एपीफाइजिस या फिर स्पंजी बोन में जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ये क्या कौन सा बोन मैरो होता है? रेड बोन मैरो। सही है। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहां पे बोनी मैट्रिक्स नजर आ रहा है बीच बीच में, ये ब्लैक कलर से जो बनाया है मैंने, बोनी मैट्रिक्स, इसको कहते हैं ट्रेबिक्यूली। ट्रेबिक्यूली। सही है। ट्रेबिक्यूली कहां प्रेजेंट होता है? स्पंजी बोन में प्रेजेंट होता है। बोनी मैट्रिक्स ट्रेबिक्यूली की फॉर्म में कहां प्रेजेंट होता है?
स्पंजी बोन में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात। और स्पंजी बोन में और क्या होते हैं, रेड बोन मैरो होता है। और हाँ दोनों साइड होगा, एक साइड बनाया है मगर दोनों साइड होगा। और ये रेड बोन मैरो का काम क्या होता है, हेमेटोपोइसिस। क्या काम होता है, हेमेटोपोइसिस। व्हाट इज हेमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ऑल 3 ब्लड सेल्स। सही है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, तीनों को बनाने का काम किसका होता है, रेड बोन मैरो को। रेड बोन मैरो का काम होता है और उसको कहते हैं क्या है, हेमेटोपोइसिस। सही है। येलो बोन मैरो का क्या काम होता है, टू स्टोर फैट। येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, टू स्टोर फैट। सही है। अच्छा ये हो गई, ये तो हो गई ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन है। सही है। लॉन्ग बोन में हमारे पास 2 पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट जो कि एंड में प्रेजेंट होता है उसको एपिफाइसिस कहते हैं, और शाफ्ट वाले पार्ट को डायाफाइसिस कहते हैं। डायाफाइसिस के रीजन में कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है। सही है। और उसके अंदर मेड्यूलरी कैविटी प्रेजेंट होता है, और मेड्यूलरी कैविटी में येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। सही है। अच्छा एपिफाइसिस में जो बोन होती है वो होती है स्पंजी बोन, और स्पंजी बोन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबिक्यूली होती है, और उसके बीच में, ट्रेबिक्यूली के बीच में कौन होता है, रेड बोन मैरो होता है। और रेड बोन मैरो का काम क्या होता है, हेमेटोपोइसिस। सही है। रेड बोन मैरो का काम क्या होता है, हेमेटोपोइसिस करना। अब फर्दर एक बात है कि ये जो बोन की कवरिंग है, इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, ये जो बोन की कवरिंग है, इस बोन की कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरीओस्टियम। क्या कहते हैं, पेरीओस्टियम। और ये जो बोन की अंदर वाली लेयर है, ये देखो कॉम्पैक्ट बोन, ये रहा, ये यहां से लेके यहां तक कॉम्पैक्ट बोन है, और बीच में मेड्यूलरी कैविटी है। तो ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाली जो कवरिंग है, ये क्या है, पेरीओस्टियम। और ये जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर है विच लाइन द मेड्यूलरी कैविटी, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्टियम। एंडोस्टियम। सही है। जो अंदर है वो क्या है, एंडोस्टियम, और जो बाहर है वो पेरिओस्टियम है। सही है। अच्छा और ये जो कार्टिलेज है यहाँ पे ब्लू कलर से जो बनाया हो, ये जो कार्टिलेज है इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, या फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलेशन मतलब कंबाइंड होना, यस, ज्वाइंट होना। सही, कंबाइंड होना, ज्वाइंट बनाना आर्टिकुलेशन का मतलब है। सही है। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलिन होती है या फिर फाइब्रस होती है, कौन सी कार्टिलेज होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलिन या फिर फाइब्रस। मोस्ट ऑफ द केस में हाइलिन होती है, मगर कुछ केस में फाइब्रस भी होती है। अभी तो कार्टिलेज पढ़ा नहीं है ना, अभी पढ़ते हैं। सही है। ये हो गया ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ बोन। सही। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं बोन का। अच्छा सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे एक प्लेट होती है, यस, कार्टिलेज की बनी हुई एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। राइट दिस रीजन, इस रीजन में एक प्लेट होती है कार्टिलेज की बनी हुई जिसको बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। ये एपिफाइजियल प्लेट का काम क्या होता है, यस, टू ग्रो द बोन, टू ग्रो द बोन। अब ये 18 से 22 साल में क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। 18 से 22 साल के दरमियान क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। फिर बोन की हाइट नहीं बढ़ती है। सही है। फिर बोन का साइज बढ़ता नहीं है। सही है। जो साइज हो गया वही हो गया। सही है। जो छोटा रह गया वो छोटा रह गया, जो लंबा हो गया लंबा हो गया। सही है। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं इसका माइक्रोस्कोपिक। सही है। तो ये आ जाएगा मेरे पास। सही है। ये बीच में क्या है, यस, मेड्यूलरी कैविटी। सेंटर में प्रेजेंट है मेड्यूलरी कैविटी। ये है पेरिओस्टियम, ये है एंडोस्टियम, और ये पूरी कौन सी है, ये पूरी क्या है, कॉर्टिकल बोन। सही है। ये पूरी क्या है, कॉर्टिकल बोन। अच्छा कोई पूछे तुमसे कि स्पंजी बोन किससे बने हुए होते हैं, तो तुम कह दोगे ट्रेबिक्यूली से। किससे बने हुए होते हैं, ट्रेबिक्यूली से बने हुए होते हैं। सही है। और ट्रेबिक्यूली के बीच में क्या होता है, रेड बोन मैरो होते हैं। सही है। अगर कोई पूछे कॉर्टिकल बोन किससे बना होता है, तो फिर क्या कहोगे, ये बना हुआ होता है कुछ राउंड राउंड स्ट्रक्चर से, ऐसे ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर से। सही। पूरा कॉर्टिकल बोन बना होता है।
और इस राउंड स्ट्रक्चर को पता है क्या बोलते हैं? नहीं, हैवर्जियन सिस्टम, या फिर इसका दूसरा नाम है ऑस्टियन। सुना है नाम? नहीं सुना है? ये जो कॉर्टिकल बोन है, ये जो कॉर्टिकल बोन है, या फिर कॉम्पैक्ट बोन, या कॉर्टिकल बोन कह सकते हैं इसको, क्या कॉम्पैक्ट बोन कह सकते हैं। ये जो कॉम्पैक्ट बोन है ये कुछ राउंड स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है, जिसको बोलते हैं हैवर्जियन सिस्टम या फिर ऑस्टियन। सही है, एक हैवर्जियन सिस्टम को बाहर निकाल के देख लेते हैं। सही है, जिससे कॉम्पैक्ट बोन बनी हुई है। तो एक हैवर्जियन सिस्टम को मैं बाहर निकाल रहा हूं, सही है, और यहां पे बना रहा हूं। सही है, इस तरह होती है हैवर्जियन सिस्टम। सही है, और हैवर्जियन सिस्टम के बीच में इस तरह राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ये पूरा क्या है? ये पूरा ऑस्टियन है या फिर हैवर्जियन सिस्टम है। सही है, इसमें ये लाइन नजर आ रही है, लाइन जो बोनी मैट्रिक्स की बनी हुई है, ये लाइन ये कहलाती है लैमेला। क्या कहलाती है? लैमेला। ये इसमें एक लाइन क्या कहलाती है? लैमेला कहलाती है। तो ऑस्टियन बना होता है बहुत सारे लैमेला से। सही, ऑस्टियन में बहुत सारे क्या होते हैं? लैमेला होते हैं। सही है, और इन लैमेला में प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं। इन लैमेला में क्या निकली हुई होती हैं? इस तरह प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं, इस तरह। हाँ, इनसाइड। इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं कैनालिक्यूलस। एक प्रोजेक्शन को बोलते हैं कैनालिक्यूलस, और एक से ज्यादा प्रोजेक्शन को बोलते हैं कैनालिक्यूलाई। सही है, कैनालिक्यूलाई। समझ में आ गई बात? तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर है बोन मैट्रिक्स की बनी हुई, ये कहला रही है लैमेला, और इसमें जो प्रोजेक्शन निकली हुई है वो कहला रही है कैनिक्यूलाई। और बीच में ये राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, ये इनको हम कहते हैं लेक्यूना। क्या कहते हैं? लेक्यूना। और इनके बीच में एक स्टार शेप सेल होते हैं, कुछ स्टार शेप सेल होते हैं। क्या नाम है इन स्टार शेप का सेल का? ऑस्टियोसाइट्स। क्या नाम है? ऑस्टियोसाइट्स। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था कॉम्पैक्ट बोन का। सही है, समझ में आ गई बात? कुछ चीजें और रह गई हैं, जैसे कि ये सेंटर में एक राउंड नजर आ रहा है, ये सेंटर में एक राउंड, ये बिल्कुल सेंटर में एक सर्कुलर, इसको हम कहते हैं हैवर्जियन कैनाल। सही है, हैवर्जियन सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होता है हैवर्जियन कैनाल। समझ में आई बात? हैवर्जियन सिस्टम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? हैवर्जियन कैनाल। और इस हैवर्जियन कैनाल के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। कौन होते हैं? नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। सही है, स्टार्ट करूं? क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम में हमें दो ही चीजें पढ़नी थी, बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बोन्स पढ़ लिया हमने, अब कार्टिलेज पढ़ते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, but it is a less rigid type of connective tissue. Less rigid type of connective tissue. नहीं, लेस बोन से लेस रिजिड, लीस्ट रिजिड नहीं, लेस रिजिड, थोड़ा सा कम, कम रिजिड होता है। सही है, कम रिजिड होता है। लीस्ट रिजिड तो ब्लड है। सही है, लेस रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों से मिलकर बनता है ये भी, एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स एंड सेल्स। एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक नहीं होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक डिपोजिशन से क्या होती है? चीजें हार्ड हो जाती हैं। सही है, बोन इनऑर्गेनिक डिपोजिशन से क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। कार्टिलेज को क्योंकि हार्ड नहीं करना है, तो इसमें कोई भी इनऑर्गेनिक डिपोजिशन नहीं होती है। तो इसके एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। सही है, जैसे कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, मेनली कोलेजन होता है, फिब्रिलिन फाइबर एक्सेट्रा। सही है, कौन?
इनऑर्गेनिक मिनरल्स तो हार्ड होते हैं ना, रॉक होते हैं मिनरल्स, पत्थर होते हैं, सही, जमीन से निकलते हैं पत्थर की तरह, सही है, फिर उनको प्यूरिफाई करते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक तो होते ही हार्ड हैं, सारे हार्ड होते हैं। अच्छा, सेल्स की बात करें तो कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, सही है, कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अब कार्टिलेज जो होता है ना वो ए वेस्कुलर होता है और ए न्यूरल होते हैं, मतलब ना इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स भी एब्सेंट होती हैं और ब्लड वेसल्स भी एब्सेंट होती हैं और नर्व्स भी एब्सेंट होती हैं, दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं। तो बताओ इसमें हीलिंग कैसे होगी, हीलिंग प्रोसेस कैसे होगी कार्टिलेज में जब ब्लड वेसल्स नहीं है? तो नेबरिंग सेल से, सही है, नेबरिंग सेल से, मतलब कार्टिलेज कहां से होगी? इसकी हीलिंग होती है स्लो, हीलिंग क्या होती है? स्लो होती है। इसके आसपास जो भी सेल्स होंगे ना, ये उनसे क्या करेंगे, इनके आसपास जो भी टिश्यू होगा, मसल होगा तो मसल, कोई भी टिश्यू होगा इनके आसपास, वहां पे ब्लड आ रहा होगा, वहां पे न्यूट्रिशन आ रही होगी, तो न्यूट्रिशन उस टिश्यू से डिफ्यूज होते होते कहां आ जाएगी? कार्टिलेज तक आ जाएगी, और कार्टिलेज से वेस्ट मटेरियल कहां तक चले जाएगा? ब्लड वेसल में। क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स डायरेक्ट नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस क्या होता है कार्टिलेज में? स्लो होता है, सही है। अच्छा, ए न्यूरल होती है तो कोई भी सेंसेशन हम कार्टिलेज में फील नहीं कर सकते, नो सेंसेशन, सही है। अब पेन भी एक सेंसेशन है, तो इसका मतलब कार्टिलेज में पेन भी फील नहीं होता है, सही है। जो पेन फील हो रहा होता है वो पेन फील कहां हो रहा होता है? अगर मैं यहाँ पे ये कार्टिलेज, अगर मैं कहता हूँ ये कार्टिलेज है, अगर मैं इसको दबाने से पेन फील हो रहा है तो स्किन में, मसल में, इन सब चीजों में पेन फील हो रहा है, कार्टिलेज में कोई पेन फील नहीं हो रहा है। कार्टिलेज ए न्यूरल होती है, कोई भी सेंसेशन नहीं होती है कार्टिलेज में, सही है। अच्छा, कोई भी सेंसेशन नहीं होती है कार्टिलेज में। इसके अलावा 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं हमारे पास। नंबर 1 इज फाइब्रस कार्टिलेज, नंबर 2 इज हाइलाइन कार्टिलेज, एंड नंबर 3 इज इलास्टिक कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज में स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, सही है, रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है, मगर इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, इलास्टिसिटी कम होती है, सही है। वही देखा जाए इलास्टिक कार्टिलेज में, तो इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, और हाईलाइन में मीडियम होती है, सही है। हाईलाइन फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है, सही है। और हाईलाइन के बारे में एक बात याद रखना कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज। हाईलाइन क्या है? मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है, सही है। अच्छा, अब एग्जाम्पल भी कुछ याद रखना। फाइब्रस कार्टिलेज कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, नी ज्वाइंट एंड पेक्टोरल गर्डल, सही है। अच्छा, मेनली जो जॉइंट्स और गर्डल्स होते हैं ना, उनमें कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। मगर नी जॉइंट और पेक्टोरल गर्डल में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हाईलाइन कार्टिलेज कहां पे होता है? बोन के एंड्स में होता है, एज एन आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। इसके अलावा कहां होते हैं? यस, नोज में होता है, रिब्स में होता है, स्टर्नम में होता है, एक्सेट्रा, सही है। इलास्टिक कार्टिलेज कहां पे होते हैं? ईयर में होता है, लैरिंग्स में होता है, एंड एपिग्लॉटिस। और कहां पे होता है? एपिग्लॉटिस, सही है। स्टार्ट करते हैं बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस। एक तरफ बोन ले लेते हैं और दूसरी तरफ कार्टिलेज, सही। जल्दी जल्दी बताओ, अभी पढ़े हो ना बोन और कार्टिलेज दोनों। बोन मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है,
जबकि कार्टिलेज लेस रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है। सही है। बोन हार्ड होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। बोन में मिनरलाइजेशन होती है, कार्टिलेज में मिनरलाइजेशन नहीं होती है। नो मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन सही है। अच्छा, बोन और कार्टिलेज दोनों में कोलेजन प्रेजेंट होता है या एक में प्रेजेंट होता है? दोनों में प्रेजेंट होता है। बोन में कोलेजन टाइप 1, यस, दोनों में फाइबर होता है क्योंकि फाइबरस प्रोटीन है ना कोलेजन, तो इसके फाइबर्स होते हैं। सही है। बोन में कोलेजन टाइप 1 प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्टिलेज में कोलेजन टाइप 2 प्रेजेंट होता है। सही है। बोन में ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स और नर्व एब्सेंट होती है। और बताओ क्या डिफरेंस है? यस, बोन में 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, और कार्टिलेज में ओनली 1 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट। सही है। अच्छा, बोन में हेमेटोपोइसिस होती है ना? कार्टिलेज में हेमेटोपोइसिस नहीं होती, नो हेमेटोपोइसिस। और बताओ? उसमें सेंसेशन फील होती है। यस। बोन में हम सेंसेशन फील कर सकते हैं, जबकि कार्टिलेज में सेंसेशंस कैन नॉट बी फेल्ट। सेंसेशंस कैन नॉट बी फेल्ट। आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करता है। सही है। बोन इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, और कार्टिलेज क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकुलेशन। इट प्रोवाइड आर्टिकुलेशन टू 2 बोन्स, 2 बोन्स को आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करता है। सही है। और कोई डिफरेंस? यस, बिल्कुल सही। बोन में 10 to 20% वाटर प्रेजेंट होते हैं, जबकि कार्टिलेज में 80% वाटर प्रेजेंट होता है। और कोई डिफरेंस पॉइंट याद आ रहा है? स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स इनको कहते हैं हम, यस, कनेक्शन या फिर आर्टिकुलेशन बिटवीन 2 बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। सही है। आर्टिकुलेशन बिटवीन 2 बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। अब जॉइंट जो होते हैं, जॉइंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। वन इज फाइब्रस जॉइंट, हाँ अभी वो बताता हूं, सही है, अभी वो आएगा आगे। फाइब्रस जॉइंट। नंबर 2 है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और नंबर 3 है साइनोवियल जॉइंट। तो 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। ये जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इनको हम एक और नाम भी देते हैं, इनको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट्स, ये जॉइंट मूव नहीं कर सकते। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, इनको हम कहते हैं
स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, ये थोड़े से मूव कर सकते हैं, स्लाइट मोशन परफॉर्म कर सकते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। और जो साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं इनको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। सही, ज्वाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही से समझना कान खोल के। अब ये जो फाइब्रस ज्वाइंट है, ये जो फाइब्रस ज्वाइंट है ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? स्कल के सूचर्स में, यस, सूचर्स ऑफ स्कल। इसके अलावा एक एग्जांपल और, इसके अलावा गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस क्या है? ज्वाइंट बिटवीन टीथ एंड जॉ बोन्स। टीथ और जॉ बोन्स के दरमियान जो ज्वाइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? गॉम्फोसिस कहते हैं। सही है। मैंडिबल और मैक्सिला, जो लोअर टीथ होते हैं ये मैंडिबल के साथ क्या बना रहे होते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट और गॉम्फोसिस बना रहे होते हैं। और जो अपर टीथ होते हैं वो किसके साथ बना रहे होते हैं? मैक्सिला के साथ। सही, किसके साथ बना रहे होते हैं? मैक्सिला के साथ ज्वाइंट बना रहे होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट। सही है। अब ये जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं? ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं रिब्स में। सही है। कहां प्रेजेंट होते हैं? रिब्स में। ऐसे रिब्स स्लाइड मोशन परफॉर्म कर सकता है। सही है। इसके अलावा प्रेजेंट होते हैं, यस, वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में दो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। सही है। एक ज्वाइंट बाद में बताऊंगा, एक ज्वाइंट अभी देख लो कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं। सही है। एक और ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, हाँ, हिप ज्वाइंट। सही है। एंड हिप ज्वाइंट इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, या फिर इसको कहते हैं, ये हिप ज्वाइंट इसको नहीं कहते हैं। सही है। इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। हिप बोन बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की एग्जांपल, उसको बाद में पढ़ेंगे। सही है। इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। दो हिप बोन के दरमियान जो आर्टिकुलेशन होती है उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, और वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की एग्जांपल है। सही है। और हिप बोन की फीमर से जो अटैचमेंट होती है उसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट या फिर हिप ज्वाइंट का नाम देते हैं। सही है। अच्छा, अब जो साइनोवियल ज्वाइंट है ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, इसकी एग्जांपल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं साइनोवियल ज्वाइंट का। देखो, साइनोवियल ज्वाइंट में सबसे पहले तो दो बोन्स होंगी, दो बोन्स आ गई। दोनों बोन्स के ऊपर क्या होगा? एंड में क्या होगा? आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। सही है। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होगा और दोनों बोन कवर होगी विथ साइनोवियल मेम्ब्रेन। सही है। ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम नाम देते हैं साइनोवियम का। सही। और ये जो कैविटी नजर आ रही है इस कैविटी को क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी। इस कैविटी को कहते हैं साइनोवियल कैविटी। और ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड होती है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। एक एमसीक्यूज में ऐसे ही पूछता हूं कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये साइनोवियल फ्लूइड को सिंथेसाइज कौन कर रहा होता है और सिक्रीट कौन कर रहा होता है? नहीं, साइनोवियल कैविटी तो स्पेस है, स्पेस कैसे सिक्रीट करेगी? सिक्रीट कौन कर रहा होता है? कोई लिविंग थिंग सिक्रीट करेगी या सेल सिक्रीट करेंगे? ऐसी है ना। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, जो सेल साइनोवियल मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। तो हम ये कहेंगे कि साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है? सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाने वाले सेल्स। सही है। बस साइनोवियल मेम्ब्रेन जो बनाते हैं सेल्स वो क्या सिक्रीट करते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। समझ में आ गई बात? इसके ऊपर होता है, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है लिगामेंट। क्या प्रेजेंट होता है? लिगामेंट। सही है। ये स्ट्रक्चर है एक साइनोवियल ज्वाइंट का।
अभी जो साइनोवियल ज्वाइंट होता है ना, साइनोवियल ज्वाइंट की अलग अलग टाइप्स होती है हमारे पास। जैसे एक टाइप है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये साइनोवियल ज्वाइंट की एक टाइप है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सही है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एक टाइप है कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट, या फिर इसी कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट को क्या कहते हैं, एलिप्सॉइडल ज्वाइंट। तीसरी बोन है हमारे पास सैडल ज्वाइंट, चौथी ज्वाइंट है हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पांचवी पिवट ज्वाइंट, सही है, और छठी ग्लाइडिंग ज्वाइंट। सही। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पे बनते हैं, हिप ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट और यस शोल्डर ज्वाइंट, उसको ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट कहते हैं, क्योंकि स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट हो रहा होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट, सही है, ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट। अच्छा, ये जो कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट है या फिर एलिप्सॉइडल ज्वाइंट है, ये प्रेजेंट होता है रिस्ट में। कहाँ प्रेजेंट होता है, रिस्ट में प्रेजेंट होता है, सही है। अभी सबकी मूवमेंट भी देखते हैं, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, सही है, फिर कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करता है ये देखेंगे। सैडल ज्वाइंट प्रेजेंट होता है थंब में, हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है हमारे पास यस एल्बो में और नी में, एल्बो में और नी में। पिवट ज्वाइंट हमारे पास प्रेजेंट होता है एल्बो में, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम में एंड ब्रिस्ट में। अब देखते हैं कौन सा ज्वाइंट किसके बीच में, सही है। देखो सबसे पहले तो हिप ज्वाइंट और ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट। ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट मतलब शोल्डर ज्वाइंट, सही है। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है और ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है इन ऑल डायरेक्शन। इट प्रोवाइड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, यस 360 मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सही है। अब ये जो कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट है या फिर एलिप्सॉइडल ज्वाइंट है, ये भी हर डायरेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करता है। ये जो रिस्ट में प्रेजेंट है, सही है, ये जो रिस्ट में प्रेजेंट है ये भी हर डायरेक्शन में मूवमेंट परफॉर्म करता है। हर डायरेक्शन में कर रहा है, सिर्फ एक मूवमेंट ये परफॉर्म नहीं करता है जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट करता है। कौन सी मूवमेंट, रोटेशन, सर्कमडक्शन। इससे इसको रिस्ट को हम रोटेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं रिस्ट को रोटेट, सही है। इसको पकड़ लो, इसको फिक्स कर लो और इसको रोटेट करने की कोशिश करो, रोटेट नहीं होगा, सही है। तो हम रोटेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं रिस्ट से, सही है। तो ये जो रिस्ट ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट है, इससे हम ऑल मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेप्ट रोटेशन, रोटेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। अब ये थंब में सैडल ज्वाइंट प्रेजेंट है, थंब में कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है, सैडल ज्वाइंट, सही है। इससे भी हम ऑल मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, सारी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं ना, सारी मूवमेंट, सही है, सारी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इससे भी एक मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, डेट इज रोटेशन। रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, सही है। तो ये भी ऑल मूवमेंट प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट रोटेशन, सही है। अच्छा, हिंग ज्वाइंट, हिंग कहते हैं ये, हाँ ये जो डोर पे लगा हुआ है इसको कहते हैं हिंज, सही है, हिंज, सही है। ये वन प्लेन में मोशन परफॉर्म करता है, ये वन प्लेन में मोशन परफॉर्म करता है, सही है। दैट इज फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन, बस दो मोशन परफॉर्म करता है। इसी तरीके से नी ज्वाइंट भी फ्लेक्जन और एक्सटेंशन, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन, बस दो मोशन परफॉर्म करता है। समझ में आ गई बात। तो हिंज ज्वाइंट परफॉर्म मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, सही है। अच्छा, एल्बो में, एल्बो में जो हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है ह्यूमरस और
अल्ना के बीच में, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में, सही है। तो इसको बोलते हैं एल्बो में जो हिंज जॉइंट प्रेजेंट है ये है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, सही है। और एल्बो में जो पिवट जॉइंट प्रेजेंट है, पिवट जॉइंट से क्या कर सकते हैं हम, ट्विस्टिंग कर सकते हैं, यस ट्विस्टिंग कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, सही है। ये जो ट्विस्टिंग मोशन हो रही है पिवट जॉइंट पे हो रही है, और ये एल्बो में किसके दरमियान बन रहे हैं, रेडियस और अल्ना के दरमियान, किसके दरमियान, रेडियस और अल्ना, इसीलिए इसको कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट, सही है। अब ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट में सबसे पहले रिस्ट देखो, रिस्ट में सैडल कॉन्डलाइट जॉइंट होता है या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, या फिर कॉन्डलाइट लिखा हुआ तो दोनों में। देखो ये जो रेडियस और यहाँ पे बीच में 8 कार्पल्स प्रेजेंट है, सही है, 8 कार्पल्स प्रेजेंट है। रेडियस और अल्ना की जो कार्पल के साथ आर्टिकुलेशन होती है, ये जो जॉइंट बनता है रेडियस और अल्ना का कार्पल्स के साथ, इसको हम कहते हैं कॉन्डलाइट जॉइंट, सही है। और कार्पल्स की आपस में 8 कार्पल्स हैं, 8 कार्पल्स की आपस में जो जॉइंट बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। बात समझ में आ गई, सही है। ये तो रिस्क का हो गया बिटवीन कार्पल्स, सही है। अब वर्टिब्रल कॉलम में मुझे बताओ कार्टिलेजनस जॉइंट होता है या फिर साइनोवियल जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो हमने तो पढ़ा था कार्टिलेजनस जॉइंट में, पढ़ा था ना। हाँ देखो, हाँ ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, बिल्कुल सही। देखो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है ना, 2 वर्टिब्री अटैच होती हैं बाय मींस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और वो किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है, कार्टिलेज से। तो वो जो जॉइंट बनता है 2 वर्टिब्री के बीच में, वो क्या होता है, कार्टिलेजनस जॉइंट होता है। मगर वर्टिब्री 2 वर्टिब्री के आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस के बीच में भी जॉइंट बनता है। मतलब हर वर्टिब्री का क्या निकल रहा होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस। ये आर्टिकुलेटिंग 2 वर्टिब्री अब आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के जरिए क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है, सही। अपने आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के जरिए जॉइंट बनाती है 2 वर्टिब्री। तो ये जो आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के जरिए जो जॉइंट बनता है ये कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट, सही है। तो वर्टिब्री का आपस में थ्रू इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो जॉइंट बनता है वो कार्टिलेजनस जॉइंट है, और वर्टिब्री का आपस में आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस के जरिए जो जॉइंट बनता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। समझ में आ गई बात। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस किसको कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को कहते हैं आर्थराइटिस। कॉमनली हमें सुनने में आता है आर्थराइटिस उर्दू में, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। आर्थराइटिस बहुत कॉमन बीमारी है, सही है। आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, जोड़ों का दर्द, सुना है ना, जोड़ों का दर्द, सही है। आर्थराइटिस को इंग्लिश में, उर्दू में जोड़ों का दर्द बोलते हैं, सही है। आर्थराइटिस की डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट characterized by stiffness, swelling and pain, सही है। इन्फ्लेमेशन है जॉइंट की, और इसमें क्या होता है, स्टिफनेस हो जाती है, सही है, मतलब मूव करने में डिफिकल्टी होती है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेल हो जाता है जॉइंट, और वहां पे क्या होता है, पेन होता है, सही है। आर्थराइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, मगर हम कितनी टाइप्स पढ़ेंगे, सिर्फ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, नंबर 2 इज rheumatoid arthritis, एंड नंबर 3 इज गाउटी आर्थराइटिस, या फिर इसको गाउट कह सकते हैं, गाउटी आर्थराइटिस या फिर गाउट। अभी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप
ऑफ आर्थराइटिस। सही है, सबसे ज्यादा जोड़ों का दर्द होता है, आर्थराइटिस होता है, वो किसकी वजह से होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। इसमें होता क्या है, इसमें वेट बेयरिंग जॉइंट्स में, ये होता कहाँ है, ये होता है वेट बेयरिंग जॉइंट्स में, ऐसे जॉइंट में जहां पे वेट लग रहा होता है, वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल नी जॉइंट, यस पटेला, नी जॉइंट। हमारी बॉडी का जो पूरा वेट है वो किसके ऊपर लग रहा होता है? नी के ऊपर लग रहा होता है। सही, पूरा जॉइंट कहाँ पे लग रहा, पूरा वजन कहाँ पे लग रहा होता है? नी जॉइंट। अब जो ओबीस पर्सन होते हैं, सही, ये कॉमन भी होता है ओबीस पर्सन में, सबसे कॉमन काउज है इसकी ओबेसिटी। सही, सबसे कॉमन काउज है ओबेसिटी। तो जो ओबीस पर्सन होते हैं, होता क्या है, ये देखो ये दो बोन है, सही, ये दो बोन है, दोनों के दरमियान क्या है? कार्टिलेज है, दोनों के दरमियान कार्टिलेज है। जब इसके ऊपर वेट लगता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, स्ट्रेस लगता है जॉइंट पे, जॉइंट पे क्या लगता है? जॉइंट पे स्ट्रेस जब आता है, जब जॉइंट पे स्ट्रेस आता है तो क्या होता है? ये कार्टिलेज रब होने लगते हैं, और रब हो के डीजेनरेट होने लगते हैं। किसी भी चीज को अगर हम रब करें वैसे ऐसे क्या होगी? गायब होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। तो कार्टिलेज क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, मगर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? कार्टिलेज में नर्व्स नहीं होती है, कार्टिलेज में नर्व्स नहीं होती है। जब कार्टिलेज पूरा खत्म हो जाता है, वहां से इस पार्ट से, यहाँ से टिप से कार्टिलेज खत्म हो जाता है, फिर बोन रब होना स्टार्ट होती है, और फिर क्या होता है? पेन होता है, और फिर मूव नहीं किया जाता है। क्योंकि बीच में स्लिपरी क्यों था? वो जॉइंट स्लिपरी इसलिए था क्योंकि कार्टिलेज था बीच में। जब कार्टिलेज बीच से खत्म हो जाता है, जॉइंट कैसा हो जाता है? स्टिफ हो जाता है। सही, और फिर उसमें पेन होने लगता है, क्योंकि बोन में तो क्या होता है? नर्व्स होती है, तो बोन में तो सेंसेशन महसूस होती है, तो फिर पेन स्टार्ट हो जाता है और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। उसको क्या कहते हैं हम? आर्थराइटिस कहते हैं। और हाँ, अच्छा, इसकी बहुत सारी काउज है, जेनेटिक काउज भी इसकी, मगर सबसे कॉमन काउज क्या है? ओबेसिटी। अब जब ये सीवियर हो जाती है, बहुत कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, तो आर्टिफिशियल नी ज्वाइंट या फिर नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? नी ज्वाइंट निकाल के रबड़ का नी ज्वाइंट लगा देते हैं। रिमाटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज। सही है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे इम्यून सेल्स अटैक कर देते हैं, कहां पे? यस, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसको साइनोवियम कहते हैं। साइनोवियम में क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ जॉइंट, तो हम कहते हैं जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गई, और ये क्या हो गया? आर्थराइटिस हो गया। समझ आ गई बात? थर्ड टाइप है गाउट या फिर गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस एक तरह का मेटाबॉलिक आर्थराइटिस है, मेटाबॉलिक आर्थराइटिस। इसमें होता क्या है? इसमें या तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बॉडी में ज्यादा हो जाएं, सही है, या फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ज्यादा हो जाएं, या फिर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बॉडी से कम हो जाए, यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा हो जाए। सही, यूरिक एसिड कैसे बॉडी में ज्यादा होता है? बहुत सारी कंडीशन होती है यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा होने की, बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे ज्यादा मीट खाने से भी यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड जो आता है हमारे पास, वो आता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से। कहां से आता है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से। और प्यूरिन डीएनए, उसका डीएनए आरएनए का पार्ट होता है। मतलब जब भी किसी सेल को हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे सेल की, उसके अंदर से डीएनए की ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या निकलेगा? यूरिक एसिड बनेगा। सही है। तो जिनको कैंसर होता है ना, उनमें क्या हो रहा होता है? मुसलसल नेचुरल किलर सेल्स क्या कर रहे होते हैं? सेल्स की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। सही, कैंसर सेल को किल कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी उसका यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सही है, समझ आ गई बात? तो यूरिक एसिड का लेवल किसी वजह से इंक्रीज हो जाए, अगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया, सही है। हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन में क्या होता है? यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स स्टार्ट accumulating in joints, synovial joint, स्पेशली कहां पे?
बिग टो में, सही है, अंगूठे में, जिसकी वजह से अंगूठे में स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन, सही है, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। साथ साथ लिख लो इसको ताकि लिख के मिटा दो। सही है, पहला फंक्शन है कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सही है, इसके अलावा बॉडी को मूवमेंट ही परफॉर्म करता है स्केलेटल सिस्टम। हेमेटोपोइसिस परफॉर्म करता है, सही है, यस, ब्लड सेल, हेमेटोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन बोन मैरो से, सही है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू, यस, इंटरनल या फिर वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सबको प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन हमारा। इसके अलावा क्या करता है, इट बिहेव एज अ रिजर्वॉयर फॉर कैल्शियम, कैल्शियम की रिजर्वॉयर, कैल्शियम के लिए रिजर्वॉयर की तरह बिहेव करता है। जब भी ब्लड को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, कौन देता है, हमारे स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे मसल्स, सही है, मस्कुलर सिस्टम में मसल्स पढ़ेंगे, 3 तरह के मसल्स होते हैं, सही है, सही है। स्टार्ट करते हैं एक एमसीक्यू से, विच इज द मोस्ट, जिस तरह मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन देखा था हमने, क्या था मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, फीमर, यस, उसी तरह विच इज द मोस्ट मसल इन आवर बॉडी, ऑप्शन तो देख लो, अल्फा, डेल्टॉइड, बीटा, बाइसेप्स, चार्ली, जॉ मसल्स, डेल्टा, नन ऑफ दीज। सही है, चलो मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर सिस्टम में 3 मसल डिस्कस करेंगे। वन इज स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, एंड द थर्ड वन इज स्केलेटल मसल, यस, थर्ड वन इज स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल, डिफरेंसेस देखते हैं तीनों में, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल में। सबसे पहले स्मूथ मसल कहां पे होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, या फिर इनको कह सकते हैं हम होलो ऑर्गन्स, या फिर कह लो विसरल ऑर्गन्स, एक ही बात है, सही है। यहां प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल, यस, स्केलेटन से एसोसिएटेड होते हैं, स्केलेटल मसल बोन से एसोसिएटेड होते हैं, सही है। स्मूथ मसल के जो सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल जिन सेल्स से बनता है वो सेल्स होते हैं स्पिंडल शेप के, स्पिंडल शेप सेल्स। कार्डियक मसल के सेल्स होते हैं ब्रांच्ड, और स्केलेटल सिस्टम के सेल होते हैं सिलेंड्रिकल। हाँ, तुमने भी सही कहा, स्मूथ मसल कैसे होते हैं, अनस्ट्राइटेड होते हैं, कैसे होते हैं, अनस्ट्राइटेड। कार्डियक मसल स्ट्राइटेड, और स्केलेटल मसल भी स्ट्राइटेड, सही है। इसको स्ट्रिप भी कह सकते हैं, क्या चीज, हाँ बिल्कुल सही, ये होते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड, यस बिल्कुल सही। ये कैसे होते हैं, कार्डियक मसल मोनो और बाय न्यूक्लिएटेड, मतलब इसके कार्डियक मसल के कुछ सेल मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं और कुछ सेल बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये तो स्केलेटल मसल तो होते ही मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री,
कार्डियक मसल, इनवॉलेंट्री और स्केलेटल मसल वॉलेंट्री। अच्छा, अब रिस्पायरेशन, स्मूथ मसल में जो रिस्पायरेशन होती है ना, क्योंकि स्मूथ मसल बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, बहुत आराम आराम से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है और बहुत वीक होता है, इसलिए इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। सही है, तो इसको एरोबिक रिस्पायरेशन करके इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ये ग्लाइकोलाइसिस करके थोड़ी सी एनर्जी से गुजारा कर लेता है, इसलिए ये करते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन मेनली। स्मूथ मसल कौन सी रिस्पायरेशन करते हैं? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल करते हैं एरोबिक और स्केलेटल मसल एनएरोबिक करता है और एरोबिक भी करता है, एनएरोबिक भी करता है, एनएरोबिक भी करता है और एरोबिक भी करते हैं। मेनली कौन सा करते हैं? एरोबिक। सही, स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा एरोबिक करते हैं, मगर जब जरूरत पड़ती है तब एनएरोबिक भी करते हैं। क्योंकि कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, तो इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए ग्लाइको वो चाहिए, इनको क्या चाहिए? मायोग्लोबिन। क्या चाहिए? मायोग्लोबिन चाहिए। मायोग्लोबिन मसल्स में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, तो इन दोनों में मायोग्लोबिन क्या होता है? अबंडेंट। मायोग्लोबिन क्या होता है? अबंडेंट होता है, इसमें भी और इसमें भी। और मायोग्लोबिन का कलर कौन सा होता है? रेड। इसी वजह से तो कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल रेड कलर के होते हैं, और स्मूथ मसल में मायोग्लोबिन नहीं होता, मायोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए कौन से कलर के होते हैं स्मूथ मसल? व्हाइट कलर के। सही है, व्हाइट कलर के। यस, दिखाता हूं, रुको एक मिनट। मायोग्लोबिन एब्सेंट। अच्छा, एक और डिफरेंस है कि कैल्शियम की अटैचमेंट के लिए स्मूथ मसल में, फॉर कैल्शियम अटैचमेंट स्मूथ मसल हैव कैलमोड्यूलिन। क्या होता है स्मूथ मसल के पास? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैलमोड्यूलिन, जबकि कार्डियक मसल के पास ट्रोपोनिन सी और स्केलेटल मसल के पास भी ट्रोपोनिन सी होता है। सही है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। देखो, स्केलेटल मसल का एक ग्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। सही है, सबसे पहले ग्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक मसल है, ये स्केलेटल मसल, ये एक स्केलेटल मसल है। सही है, ये पूरा का पूरा होल मसल है। इसकी जो कवरिंग है ना, इस मसल की कवरिंग, इसको हम लोग कहते हैं एपीमाइसियम। मसल की कवरिंग को हम कहते हैं एपीमाइसियम, याद रखना। होल मसल की कवरिंग को, ये है एक मसल, ये क्या है? एक मसल, इसकी कवरिंग को कहते हैं एपीमाइसियम। सही है, अब ये जो एपीमाइसियम है ना, गौर से देखो इधर, ये जो एपीमाइसियम है, ये बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बना हुआ है। सही है, इस एक मसल बंडल को बड़ा करके देख लेते हैं। ये एक मसल बंडल है। सही है, इस तरह के बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है हमारे पास? मसल बंडल। क्या है? मसल बंडल। इस मसल बंडल का एक और नाम भी है, और वो दूसरा नाम है फेसिकल। सही है, मसल बंडल या फिर फेसिकल। सही है, अब इस मसल बंडल की जो कवरिंग है, इस कवरिंग को कहते हैं हम पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं? पेरीमाइसियम। सही है, और ये मसल बंडल बहुत सारे मसल फाइबर्स या फिर सेल्स, यस, मसल फाइबर्स से मिलकर बनते हैं। बहुत सारे मसल फाइबर्स से मिलकर बनते हैं, और ये मसल फाइबर क्या होते हैं? मसल सेल्स।
सही, ये है मसल फाइबर, मसल फाइबर। सही है। इस मसल फाइबर के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को कहते हैं एंडोमाइसियम। सही है। तो यहां पे मैं दोबारा लिखता हूं, ये देखो, सबसे पहले मसल, मसल किससे बना हुआ है? मसल बंडल या फिर फेसिकल कहते हैं इसको। मसल बना हुआ है बहुत सारे फेसिकल से। सही है। और फेसिकल किससे बना हुआ है? बहुत सारे मसल फाइबर्स से। सही है। अब ये जो मसल की कवरिंग है एपिमाइसियम, फेसिकल्स की कवरिंग पेरीमाइसियम, और मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम। समझ में आ गई ये बात? ग्रॉस स्ट्रक्चर देख लिया, अब देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम किसका देखेंगे? मसल फाइबर का, मसल फाइबर। सही है। याद रखना इस बात को, मसल्स बनते हैं मसल बंडल से और मसल बंडल्स बनते हैं मसल फाइबर से। अब ये जो मसल फाइबर है ना, इसको हम मायोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोसाइट, या फिर मसल के सेल, मसल सेल्स। सही है। मसल सेल होती है ना, इसकी मेम्ब्रेन को यहां पे मैं लिख रहा हूं, मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोलेमा। यस, सार्कोलेमा। सही है। मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। अच्छा, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज सार्कोप्लाज्म। सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ मसल सेल इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये बात याद रखना, इस पे एमसीक्यूज भी आ चुका है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नो राइबोसोम्स, कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। सही है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? टू स्टोर कैल्शियम, टू स्टोर कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोर करना। सही है। अब यहां पे हमारे पास एक हमारे पास एक मसल सेल या मसल फाइबर का स्ट्रक्चर आ गया है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। सही है। इसके अंदर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। अब जो सार्कोलेमा होती है ना, सार्कोलेमा मसल सेल की जो सार्कोलेमा होती है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन बना रही होती है। क्या बना रही होती है? इन्वेजिनेशन। इस इन्वेजिनेशन को कहते हैं हम, वी कॉल्ड इट टी टिब्यूल। टी टिब्यूल, दिस इन्वेजिनेशन इज कॉल्ड टी टिब्यूल और ट्रांसवर्स टिब्यूल। सही है। टी टिब्यूल कहते हैं। क्लियर है? सही है। सार्कोलेमा अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन बना रही है, इस इन्वेजिनेशन को कहते हैं टी टिब्यूल। सही है। और इस टी टिब्यूल के साथ एसोसिएटेड होती है दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक टी टिब्यूल मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही होती है, उसको कहते हैं ट्राइड, मतलब तीन। सही, ट्राइड। ये एक ट्राइड है, दूसरा ट्राइड है। इस तरह बहुत सारे ट्राइड होते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इस ट्राइड को मैं मिटा रहा हूं कि इस जगह पे मुझे कुछ और बनाना है। अब यहां पे प्रेजेंट होते हैं, यहां पे बीच में प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन्स। सही है। बीच में प्रेजेंट होते हैं, मसल सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं, रुक जाओ, इन प्रोटीन को हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, मतलब मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो इन्हीं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से हो रहा होता है। और इन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का नाम होता है मायोफिब्रिल। क्या नाम होता है?
मायोफिब्रिल्स। सही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्वेजिनेशन, टी ट्यूब्यूल, और मसल सेल के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, वो है मायोफिब्रिल। और ये बने हुए होते हैं मायोफिलामेंट से। किससे बने हुए होते हैं? मायोफिलामेंट से। तो याद रखना, मायोफिब्रिल जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है किसके अंदर? मसल फाइबर के अंदर, वो बने हुए होते हैं मायोफिलामेंट से। और ये मायोफिलामेंट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कुछ मायोफिलामेंट थिन फिलामेंट होते हैं, कुछ मायोफिलामेंट थिन फिलामेंट होते हैं, और कुछ मायोफिलामेंट थिक फिलामेंट होते हैं। इस थिक फिलामेंट को हम मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं, मायोसिन फिलामेंट। और थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट को क्या कहते हैं? एक्टिन फिलामेंट। सही है। तो दोबारा से रिपीट करता हूं, ये जो मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है मायोफिब्रिल। ये मायोफिब्रिल बनी हुई होती है मायोफिलामेंट से। और मायोफिलामेंट दो तरह के होते हैं, थिक और थिन। थिक को हम मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं और थिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। सही है। ये थिक फिलामेंट बनी हुई होती है सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन से। एक प्रोटीन होती है मायोसिन प्रोटीन, मगर ये जो थिन फिलामेंट होती है तीन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। वन इज एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। सही है। अब किस तरह ऑरेंज होती है ये देखो, ये चेन है एक्टिन की। ये किसकी चेन है? ये एक्टिन है। ये क्या है? रेड से मैंने क्या बनाया इधर देख लो पहले। रेड से क्या बनाया है? एक्टिन बनाया है। सही है। एक्टिन के ऊपर, एक्टिन के पास होती है बाइंडिंग साइट। क्या होती है? बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड। मायोसिन हेड के लिए क्या होती है? बाइंडिंग साइट। इस बात को याद रखना, उसमें कॉन्ट्रेक्शन में काम आएगी। सही, जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसके बाद तो उसमें काम आएगी। अब एक्टिन के पास क्या होती है? मायोसिन हेड के लिए बाइंडिंग साइट होती है। मतलब कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिसपे मायोसिन हेड क्या हो सके? बाइंड हो सके। मगर उस एक्टिन की बाइंडिंग साइट को कवर कर देता है एक और प्रोटीन जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। यस। अब थिन फिलामेंट में ये दूसरी प्रोटीन भी होती है ट्रोपोमायोसिन। ये कौन सी ग्रीन वाली प्रोटीन क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन क्या करती है? कवर्स द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिन की बाइंडिंग साइट को क्या कर देती है? कवर कर देती है। समझ में आ गई बात? अब कौन सा प्रोटीन रह गया थिन फिलामेंट में? तीसरा प्रोटीन ट्रोपोनिन। सही है, ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन के तीन पार्ट होते हैं। एक ट्रोपोनिन का पार्ट अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, दूसरा ट्रोपोनिन का पार्ट अटैच होता है एक्टिन के साथ, और तीसरा ट्रोपोनिन का पार्ट ऊपर होता है जो कैल्शियम के इंतजार में होता है। सही है, कैल्शियम के साथ अटैच होने के। तो ट्रोपोनिन तीन टाइप्स के होते हैं। ट्रोपोनिन कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। वन इज ट्रोपोनिन आई, वन इज ट्रोपोनिन टी, एंड अदर वन इज ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन आई इज फॉर एक्टिन, ट्रोपोनिन टी इज फॉर ट्रोपोमायोसिन, एंड ट्रोपोनिन सी इज फॉर कैल्शियम। सही है। तो ये ऊपर ट्रोपोनिन सी है जो कैल्शियम के साथ बाइंड होगा। सही है। ये ट्रोपोनिन टी है जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड हुआ है, और ये ट्रोपोनिन आई है जो कि एक्टिन के साथ बाइंड हुआ है। क्लियर है? सही है। इसी तरीके से यहां पे भी होगा। ये बन गया हमारे पास थिन फिलामेंट। ये क्या है? थिन फिलामेंट है। सही है। अब ये थिक फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। सही है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। एंड में मायोसिन के डबल हेड होते हैं। क्या होते हैं? दो हेड होते हैं। सही, ये दोनों क्या है? हेड है। ये दोनों इसका हेड है। एक हेड होता है फॉर एटीपी बाइंडिंग। एक हेड किसके लिए होता है? एटीपी बाइंडिंग के लिए होता है। और दूसरा हेड होता है फॉर एक्टिन बाइंडिंग।
हमने देखा था कि यहाँ पे एक्टिन में मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट थी, तो उसके लिए मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड होने के लिए एक्टिन के पास क्या होता है, मायोसिन के पास क्या होता है, एक हेड होता है। सही है, ये वाला हेड एक्टिन से बाइंड होता है और ये वाला हेड एटीपी से बाइंड होता है। क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये दो जेड लाइंस है, सही है, ये दो जेड लाइंस है। ये कौन सी फिलामेंट्स है, थिन फिलामेंट्स। ये कौन सी फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। और इसके बीच में कौन सी फिलामेंट प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। बीच में कौन सी फिलामेंट प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। सही है, बीच में थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। ये दो जेड लाइंस है, ये एक जेड लाइन है और ये दूसरी जेड लाइन है। इस दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। एंड सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट, यस, स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। अब ये जो बीच में एक मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट है, एक मायोसिन फिलामेंट एक थिक फिलामेंट कितने थिन फिलामेंट से सराउंड होता है, 6 थिन फिलामेंट से सराउंड होता है। सही। अच्छा, बीच में जो थिक फिलामेंट को इंटरसेक्ट कर रही होती है एक लाइन, उसको कौन सी लाइन कहते हैं हम, एम लाइन। इसके अलावा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं थिन फिलामेंट को। ये ब्लैक से थिन फिलामेंट है और रेड से थिक फिलामेंट है। सही है। अच्छा, तो ये वाला पार्ट जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एज जोन। क्या कहते हैं, एज जोन। जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है उस पार्ट को क्या कहते हैं, सार्कोमेयर के एज जोन। सही है। वो पार्ट जहां पे थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है, ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा बैंड है, ए बैंड। सही है, ए बैंड। और ये साइड में जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ये देखो सिर्फ थिन फिलामेंट, ये वाला कौन सा बैंड है, आई बैंड। सही है, समझ आ गई बात। इस साइड पे भी आई बैंड है और इस साइड पे भी आई बैंड है। ये कुछ बैंड्स हैं। सही है, ये बात तो आसान है, बैंड को समझना तो आसान है। असल चीज देखनी है, इसको मिटा देता हूं। इवेंट्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट्स होती हैं जो कि इस सार्कोमेयर के शेप को डिस्टर्ब करती हैं। सबसे पहला इवेंट ये होता है कि दो जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ जाती है ना, दो जेड लाइन एक दूसरे के करीब। तो टू जेड लाइंस कम क्लोजर, दो जेड लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, एच जोन के साथ क्या होता है, जब दो जेड लाइन एक दूसरे के करीब आएंगे एच जोन तो डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एच जोन क्या हो जाएगा, एच जोन पहले तो छोटा होगा, पहले शॉर्टर होगा और फिर एंड में क्या हो जाएगा, डिसअपियर्स। सही है। अच्छा, उसके बाद ये जो आई बैंड है, जब ये करीब आएगा तो आई बैंड क्या होगा, आई बैंड शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा, देखो जल्दी से, ये स्लाइड होके यहां पे आ जाएगा। आई बैंड कहां गया, लॉन्ग कैसे हो जाएगा आई बैंड, आई बैंड तो सिर्फ थिन फिलामेंट है, शॉर्ट होगा। आई बैंड क्या होगा, शॉर्ट होगा। आई बैंड बिकम शॉर्टर, आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा। सही है। और ए बैंड के साथ क्या होगा, ए बैंड कैसे शॉर्टर होगा, ए बैंड तो थिक और थिन फिलामेंट दोनों को कह रहे हैं। सही है, तो जितना भी ये आगे आ जाए, ये इससे आगे तो नहीं आ पाएगा ना, और ये इससे आगे नहीं आ पाएगा, तो ए बैंड की लेंथ कैसी रहेगी, अनचेंज। सही है, तो ए बैंड रिमेन अनचेंज। सही, ये इवेंट्स होंगी, इसको लिख लो। हाँ, तुम्हें क्या समझ में नहीं आएगा, आई बैंड वाला, ये देखो ये क्लोज आ गई, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये देखो ये क्लोज आके यहां तक आ गई,
यहां तक आ गई, सही है, क्लोज आ गई। अब क्लोज आ गई, पहले आई बैंड इतना बड़ा था, अब आई बैंड कितना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। समझा कि जहां सिर्फ थिन फिलामेंट है। सही है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हक्सले ने दी थी 1954 में, सही है। और फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बताया था कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, पहले समझा जाता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होती है, मसल का लेंथ छोटा हो जाता है। मसल का लेंथ क्यों छोटा होता है? क्योंकि मसल बंडल्स का लेंथ छोटा हो जाता है। मसल बंडल्स का लेंथ क्यों छोटा होता है? क्योंकि मसल फाइबर्स का लेंथ छोटा हो जाता है। और मसल फाइबर्स का लेंथ क्यों छोटा होता है? कि सार्कोमेयर का लेंथ छोटा हो जाता है। और सार्कोमेयर का लेंथ क्यों छोटा होता है? क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि सार्कोमेयर जो है ना, सार्कोमेयर में थिक और थिन फिलामेंट है, इनका साइज छोटा हो जाता है, सही है। और फिर साइज बड़ा हो जाता है, मतलब फ्लेक्सिबल है, साइज छोटा बड़ा करते रहते हैं, सही है। तो हक्सले ने बताया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कि ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, during muscular contraction, size of thick and thin filament do not change, don't change, सही है। instead they overlap at each other। होता क्या है, ये छोटे नहीं होते हैं इनका साइज, बल्कि होता क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के ऊपर, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ये बताया था हक्सले ने। अब ये पूरा मॉडल है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, सही है। उस मॉडल को पढ़ते हैं कि होती कैसे है कॉन्ट्रैक्शन असल में, सही है। सबसे पहले वही वाली अपनी डायग्राम बना देते हैं, सार्कोमेयर वाली। सिर्फ एक बना लेते हैं, बीच में होगा मायोसिन, इसी तरीके से नीचे भी इसके हेड्स होंगे, सही है, मायोसिन के, सही है। अब देखो, अब सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए नर्व इंपल्स आएगी, सही है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा कि नर्व इंपल्स अराइव, नर्व इंपल्स आएगी। उसके बाद क्या होगा, सार्कोलेमा डीपोलराइज हो जाएगी, सार्कोलेमा बिकम डीपोलराइज, मतलब सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल की वेव रन करने लगेगी। उसके बाद सार्कोलेमा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, सही है, तो इन्वेजिनेशन में भी जाएगी, मतलब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल्स टू टी ट्यूब्यूल, सही है। कहां तक ट्रेवल करेगी, टी ट्यूब्यूल तक, सही है। मतलब ये देखो, ये मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन थी, यहां वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आ गई, तो अब ये कहां तक जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, टी ट्यूब्यूल के अंदर, सही है। अब टी ट्यूब्यूल के साथ कौन एसोसिएटेड होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कैल्शियम स्टोर करना, पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, कैल्शियम को स्टोर करना, सही है। तो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल करेगी टी ट्यूब्यूल में, और जैसे ही टी ट्यूब्यूल के अंदर जाएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाएगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर देगा, कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीजेस कैल्शियम आइन, कैल्शियम आइन रिलीज कर दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब ये कैल्शियम आइन जाएगा 5वें स्टेप में, और यहां पे मैं बताता हूं, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है ना, इधर देखो ये वाला ब्लैक वाला, इस थिन फिलामेंट को मैं ऊपर बना रहा हूं, ये थिन फिलामेंट है, सही है, ब्लैक से जो बनाया है मैंने। ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट, ये क्या है, एक्टिन की बाइंडिंग साइट। और इसको कवर कौन करता है, ट्रोपोमायोसिन इसको क्या कर देता है, कवर कर देता है, ट्रोपोमायोसिन इसको कवर कर देता है। और साथ में एक और प्रोटीन यहां पे अटैच होती है, ट्रोपोनिन, सही है। ट्रोपोनिन आई एक्टिन से अटैच होता है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है, ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से अटैच होता है। अब कैल्शियम जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है तो कैल्शियम जाके बाइंड किससे हो जाता है, ट्रोपोनिन सी से। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, सही है। कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन सी, कैल्शियम किसके साथ बाइंड हो जाता है, ट्रोपोनिन सी। अब इधर देखो, समझो, अब जब ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम बाइंड करता है ना, जब ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम बाइंड करता है तो ये ट्रोपोनिन सी अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता है, क्या करता है, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता है। जब ये अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता है तो होता क्या है
ये ट्रोपोनिन सी अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता है। सही, जब ट्रोपोनिन सी अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता है, पूरा ट्रोपोनिन तीनों ट्रोपोनिन आपस में अटैच है, तीनों अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं। जब ये तीनों अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं तो ट्रोपोनिन फर्दर एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन से भी अटैच है, तो ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाती है और कुछ इस तरह चेंज होती है कि एक्टिन की बाइंडिंग साइट क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। सही है, ट्रोपोनिन इस तरह ट्रोपोमायोसिन चेंज कर लेते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, इस तरह चेंज कर लेते हैं। सही है, इस तरह चेंज कर लेते हैं, एक्टिन की बाइंडिंग साइट क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। सही है, छठे स्टेप में क्या होता है, ट्रोपोनिन चेंजेस इट्स कॉन्फ़िगरेशन so that actin binding site become exposed एक्टिन की बाइंडिंग साइट क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। एक्टिन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, ये लिए बाइंडिंग साइट यहां पे बना देते हैं। एक्टिन की बाइंडिंग साइट क्या हो गई, एक्सपोज हो गई। यहां पे भी एक्टिन की बाइंडिंग साइट क्या हो गई, एक्सपोज हो गई। सही है, अब इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ना इसको नीचे बना रहा हूं मैं, ये थिक फिलामेंट और ये 3 एक्टिन की बाइंडिंग साइट। सही है, और ये 2 हेड को मैं बना रहा हूं मायोसिन के। ये देखो इधर, ये देखो, ये हेड है किसका, मायोसिन का। किसका हेड है, मायोसिन का हेड है। सही है, उसको मैं बड़ा करके नीचे बना दिया अब आगे की चीजें समझाने के लिए। सही है, अब जैसे ही एक्सपोज हो जाता है एक्टिन की बाइंडिंग साइट, मायोसिन फौरन चाहता है कि उसके बाद क्या करे, बाइंड करे। अब मायोसिन के पास पहले से एटीपी मौजूद होती है, साइकिल के एंड में समझ में आएगा जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगी कहां से आती है वो एटीपी। सही है, अभी सिर्फ ये समझ लो कि इसके पास पहले से क्या होती है, एटीपी होती है। इसके पास पहले से एटीपी होती है, मायोसिन के पास पहले से एटीपी क्या होती है, बाइंड होती है। सही है, मायोसिन के पास पहले से एटीपी बाइंड होती है, तो originally myosin had contain ATP। ओरिजिनली मायोसिन हेड के पास क्या होती है, एटीपी होती है। सही है, मायोसिन हेड हाइड्रोलाइज दिस ATP into ADP and inorganic phosphate and utilize the energy in कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लेते हैं। किस तरह करता है इस एटीपी को, ये देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं समझाने के लिए। ये देखो, ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन का हेड है। सही है, मायोसिन एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करता है। सही है, मायोसिन एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करता है और प्रोपेल होके इस अपनी बाइंडिंग साइट के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो गया। सही है, बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो गया, क्या करता है, ये इस तरह मूव करता है। सही है, इस तरह आगे की तरफ मूव करता है और इसको कहां मूव करा देता है, थिन फिलामेंट को आगे की तरफ। थिन फिलामेंट को कहां मूव करा देता है, आगे की तरफ। जब ये आगे की तरफ आएंगे तो जेड लाइन भी कहां आएगा, आगे की तरफ आएगा और ओवरऑल सार्कोमेर का लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सही है, तो लिखते हैं इसको, मायोसिन हेड attaches to actin binding site and propel it। उसको क्या कर देता है,
प्रोपेल कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जेड लाइन कम क्लोजर, जेड लाइन कम क्लोजर, जेड लाइन एक दूसरे के करीब आते हैं और उसकी वजह से सार्कोमेयर क्या हो जाता है, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और सार्कोमेयर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल फाइबर होता है तो मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये पता है कब तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कब तक रहेगा, जब तक एटीपी नहीं आएगा। सही है, एटीपी आएगा, इसके बाद बाइंड होगा एटीपी, एटीपी जैसी इसके बाद बाइंड होगा, ये क्या कर देगा, ये छोड़ देगा उसको। सही है, मतलब रिलीज कर देगा उसको एक्टिन। और एटीपी कब आएगा, अच्छा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही होती है ना तो एटीपी आता है, और एटीपी आता है और क्या करता है, एटीपी इसको रिलीज करवाता है, इन दोनों की अट्रैक्शन को रिलीज करवाता है, और फिर ये क्या करता है, एक्टिन की बायोसिन साइड अभी भी विजिबल होती है, ये दोबारा उसको अटैच करता है और आगे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है उसको। सही है, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। एटीपी कब मसल कॉन्ट्रैक्शन को खत्म कर देता है, उस वक्त खत्म करता है जब नर्व इंपल्स आना बंद हो जाती है। जब नर्व इंपल्स आना बंद हो जाती है तो एसिटाइल कोलिन जो नर्व इंपल्स है, सॉरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है बाय एन एंजाइम नोन एज एसिटाइल कोलिनेस्टेज। अभी लिखते हैं इसको। सही है, वो उसको ब्रेक कर देता है एसिटाइल कोलिनेस्टेज। सही है, उस एसिटाइल कोलिन ब्रेक हो गया, नर्व इंपल्स खत्म हो गई, नर्व इंपल्स खत्म हो गई तो जो कैल्शियम साइटोप्लाज्म में होगा ना, सार्कोप्लाज्म में, वो कहाँ चले जाएगा, वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चले जाएगा। जब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चले जाएगा तो ट्रोपोनिन सी से भी कैल्शियम निकल जाएगा। जब ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम निकल जाएगा तो ट्रोपोनिन वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी और बाइंडिंग खत्म हो जाएगी। सही है, और एटीपी इसके साथ मायोसिन के हेड के साथ बाउंडेड स्टेट में रह जाएगा। देखो अब जब नर्व इंपल्स आना बंद हो जाएगी तो क्या होगा, जब नर्व इंपल्स आना बंद हो जाएगी, कैसे बंद, नर्व इंपल्स आना बंद होगी तो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नर्व इंपल्स जो कि डीपोलराइजेशन की वेव लाया था उसके अंदर सार्कोलेमा के अंदर, वो ब्रेक हो जाएगा बाय एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के जरिए, इस एंजाइम के जरिए क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो डीपोलराइजेशन की वेव खत्म हो जाएगी और कैल्शियम इज पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप कर दिया जाएगा, कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप कर दिया जाएगा। सही है, और उसके बाद क्या होगा, ट्रोपोनिन अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, जिसकी वजह से एक्टिन की बाइंडिंग साइट दोबारा से हाइट हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। मगर इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, कॉन्ट्रैक्शन को खत्म करने की रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। फॉर रिलैक्सेशन एटीपी इज रिक्वायर्ड। एटीपी क्या है, जरूरी है। रिलैक्सेशन के लिए एटीपी क्या है, जरूरी है। अगर एटीपी ना हो तो क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा, बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में। एटीपी देखो, एटीपी रिलैक्सेशन के, देखो अभी मेरे मसल्स रिलैक्स हैं, सही है, तो रिलैक्स इस वजह से क्योंकि एटीपी आया तो अब मेरे मसल्स के पास, सारे मसल्स के मायोसिन हेड के पास एटीपी ओरिजिनली मौजूद है। सही है, अब मेरे पास अब कॉन्ट्रैक्शन करने की अभी एबिलिटी है क्योंकि मेरे मसल जब रिलैक्स है तो वो एटीपी लेके रिलैक्स है। सही है, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि मेरे पास ओरिजिनली एटीपी है, मगर अब रिलैक्स नहीं कर सकता। रिलैक्स तब करूंगा जब और एटीपी आएंगे। समझ आ गई बात, रिलैक्स नहीं कर सकता। अच्छा, एक फिनोमिना होता है जिसका नाम है रिगर मॉर्टिस, सुने? मॉर्टम जो होता है ना, मॉर्टम कहते हैं मौत को। सही है, मॉर्टम किसको कहते हैं, डेथ को मॉर्टम कहते हैं। सही है, जैसे पोस्ट मॉर्टम सर्जरी होती है। सही है, पोस्ट मॉर्टम मतलब मरने के बाद जो सर्जरी हो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉर्टम सर्जरी। सही है, तो रिगर मॉर्टिस कहते हैं। रिगर मॉर्टिस एक फिनोमिना होता है जो मरने के बाद होता है, डेथ के बाद होता है। रिगर मॉर्टिस के बाद तुम लोगों ने सुना होगा, हाँ, बॉडी स्टिफ हो जाती है। बॉडी क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एटीपी बनना बंद हो जाता है। जब एटीपी बनना बंद हो जाता है तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाती है, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाती है, वो दोबारा कभी रिलैक्स नहीं होती है। समझ आ गई बात?
एसिटाइल कोलिन। देखो जब नर्व इंपल्स आया था, नर्व इंपल्स किसी न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए आता है, तो ये जो नर्व इंपल्स आया था ये एसिटाइल कोलिन के जरिए आया था। सही है।